नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार आकाश जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि यह पॉलिटी की हमारी तीसरी वीडियो है, यानी पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को कुमार आकाश जीएस पॉइंट को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है और जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। जो पहला कथन दिया गया है दोस्तों कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में केंद्रीय कक्ष में हुई थी। जो सेंट्रल हॉल था दिल्ली के संसद भवन में, उसमें हुई थी। यह प्रश्न आपसे कथन कहा गया है। जबकि दूसरा कथन कहा है कि एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। और इसका विकल्प दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही विकल्प है। दोस्तों, जैसा कि पहला विकल्प दिया गया है, आप देख रहे हैं कि पहला विकल्प क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में केंद्रीय कक्ष में हुई थी। जो दोस्तों जो एक केंद्रीय कक्ष है यह संसद भवन में है, जिसको सेंट्रल हॉल कहा जाता है। और जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो 9 दिसंबर को हुई थी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था और चुनाव के बाद जो पहली बार बैठक हुई थी तो वो बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। और इसी बैठक में डॉक्टर सदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और यह बैठक आपकी केंद्रीय कक्ष में हुई थी, यानी सेंट्रल हॉल में हुई थी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पहला कथन है बिल्कुल सत्य है, यानी कथन आपका पहला सही है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। जबकि दूसरा कथन है कि एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। अभी आपको हमने बताया कि पहली बैठक में डॉक्टर सदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, न कि अस्थायी चुना गया था। और 11 दिसंबर यानी 2 दिनों के बाद फिर बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसके हिसाब से जो हमारा कथन 2 है वह गलत है, क्योंकि इसमें जो दिया है राजेंद्र प्रसाद वाला, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कथन 2 हमारा गलत हो गया। और आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इसमें दूसरा कथन असत्य है, इसलिए जो विकल्प होगा बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, असत्य कथन भी इसमें बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला कथन दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। दोस्तों, बिल्कुल ये आपका कथन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये बात बिल्कुल सही है।
और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें कुछ संशोधन करने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कथन दूसरा कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों यहाँ पे 22 दिसंबर दिया गया है, जबकि हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसलिए जो विकल्प कथन 2 है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसका जो डेट है वो गलत दिया गया है। यहाँ पे 22 दिसंबर न होकर 22 जनवरी होगा, इसलिए कथन आपका 2 गलत है। कथन 1 आपका सही है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा कथन आपका असत्य था, इसलिए विकल्प बी आपका सही होगा। केवल 2 कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बी.एन. राव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको बताना है कि बी.एन. राव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। बी.एन. राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव प्रथम भारतीय थे जिनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई, और बी.एन. राव संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। और चौथा विकल्प दिया है कि बी.एन. राव को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। असत्य कथन आपको चुनना है। दोस्तों जैसा कि पहला जो आपका विकल्प दिया गया है कि बी.एन. राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। दोस्तों बिल्कुल नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, इसलिए आपका विकल्प ये सही है। जबकि दूसरा विकल्प दिया गया है कि बी.एन. राव प्रथम भारतीय थे जिनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई थी। दोस्तों बी.एन. राव को फरवरी 1952 में फरवरी 1952 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनकी नियुक्ति की गई थी, इसलिए आपका विकल्प जो है बी है वह भी आपका सही है। जबकि सी वाला विकल्प जो दिया गया है यानी तीसरा विकल्प दिया गया है कि बी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। कथन दोस्तों ये भी कथन आपका क्या है, सही है कि बी.एन. राव ने ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था प्रारूप समिति। तो दोस्तों ये आपका क्या है, सही है। जबकि आपका चौथा जो विकल्प दिया गया है कि बी.एन. राव को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। दोस्तों यही कथन आपका गलत है, क्योंकि बी.एन. राव को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, बल्कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। जैसा कि जानते हैं कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 6+1 यानी 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आपका जो विकल्प डी है वही आपका विकल्प डी ही असत्य है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी। बी.एन. राव को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ये बिल्कुल गलत है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि प्रारूप समिति में सदस्य रहे आलाद कृष्णस्वामी अय्यर तथा डी.पी. खेतान निर्दलीय प्रत्याशी थे। जबकि दूसरा कथन है कि टी.टी. कृष्णमाचारी और के.एम. मुंशी कांग्रेस के सदस्य थे। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में जो आपके आलाद कृष्णस्वामी अय्यर थे और डी.पी. खेतान थे, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुआ था। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए आपका कथन 1 क्या है, सत्य है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है
कि टीटी कृष्णाचारी और के.एम. मुंशी कांग्रेस के सदस्य थे। दोस्तों ये बस यही दो लोग थे जो प्रारूप समिति में थे जो कांग्रेस के सदस्य थे। इसलिए कथन आपका दो सही है, दोनों सही है, यानी कथन आपका दोनों सही है। और पूछा गया है कथन सत्य कथन बताना है आपको, इसलिए इसमें विकल्प आपका सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं कि पहला कथन है कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई, 114 दिन बहस हुई। और दूसरा कथन है प्रारूप का 3 बार वाचन हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि जो संविधान सभा का प्रारूप था इस पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन बहस हुई थी। इसलिए आपका कथन 1 है, ये सही है। क्या है? सही है। जबकि दूसरा कथन है कि प्रारूप का 3 बार वाचन हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, 3 बार वाचन हुआ था, ये भी कथन सत्य है। आपको बता दें कि जो पहला जो वाचन हुआ था प्रारूप पर वह हुआ था 4 से लेकर 8 नवंबर 4 और से लेकर 8 नवंबर 1948 तक हुआ था। ये पहला वाचन था। क्या था दोस्तों? ये पहला वाचन था। जबकि जो दूसरा वाचन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। 15 नवंबर 1948, सही दोस्तों, 15 नवंबर 1948 होगा। 15 नवंबर 1948 से लेकर और 17 अक्टूबर 1949 तक। यहाँ फिर लिख देता हूँ मैं, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। दोस्तों ये दूसरा जो वाचन था यह सबसे लंबा चलने वाला वाचन था। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रारूप पर जो 3 बार वाचन हुआ था उसमें से सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो दोस्तों दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था, जिसके दौरान आपको 7,635 क्या आए थे इस पर? 7,635 संशोधन सामने आए थे और जिसमें 2,437 को संशोधन किया गया था। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो आपका कथन है दोनों कथन सत्य है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। इसलिए विकल्प आपका जो होगा वो विकल्प सी सही होगा। कौन सा होगा? सी सही होगा। और जो दोस्तों आपको बताया तीसरा आपका जो वाचन हुआ था, तीसरा वाचन आपका हुआ था 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ तीसरा वाचन। जो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था उसको अंगीकृत किया गया था। तो इसलिए जो इसमें जो विकल्प होगा दोस्तों सही, वो विकल्प हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए और संविधान पर 384 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। और दूसरा कथन दिया गया है दोस्तों, संविधान पर कुल 15 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। और जो पहला कथन दिया गया है कि संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे और संविधान पर कुल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कहीं 11 लिखा होता है, कहीं 12 लिखा होता है। 12वां जो अधिवेशन था दोस्तों वो हस्ताक्षर वाला अधिवेशन था। तो 12वां अधिवेशन हस्ताक्षर के हुए थे। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा गया कि संविधान पर कुल 384 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। दोस्तों संविधान पे 384 नहीं 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कितना? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284। इसलिए आपका विकल्प पहला क्या है? गलत है। पहला कथन आपका गलत है।
दूसरा कथन है कि संविधान पर कुल 15 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। महिलाएं तो कुल 15 थी, लेकिन हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कुल, जो हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं थी उसमें से 8 ही महिलाओं ने उस पर हस्ताक्षर किया था। कितना किया था? 8 ही महिलाएं। तो इसलिए आपका कथन दूसरा भी गलत है। यानी क्या है? दूसरा कथन भी गलत है। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत। आपसे पूछा गया है कौन सा सत्य कथन है, तो दोस्तों इसमें न तो पहला सत्य न दूसरा सत्य है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। यानी विकल्प डी इसमें आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि विस्तृत संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, दोहरी नागरिकता और पंथ निरपेक्षता। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। 3 तो विशेषता है, एक विशेषता इसमें नहीं है। तो पहला दिया है विस्तृत संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, दोहरी नागरिकता और पंथ निरपेक्षता। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए वो विस्तृत है। विस्तृत इसलिए है कि हमारे देश में जो संविधान है, एक ही संविधान में राज्यों के और केंद्र के दोनों संविधानों का वर्णन है, इसलिए वो विस्तृत है। जबकि ये संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे संविधान में है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। जबकि ये दोहरी नागरिकता है दोस्तों, ये हमारे देश में नहीं है, यानी हमारे संविधान में नहीं है। और पंथ निरपेक्षता है। अब प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाए आपकी, ये पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों यह जो पंथ निरपेक्षता थी हमारे मूल संविधान में नहीं थी, यह 42वें संविधान संशोधन 1942 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें आपका जो गलत है, इसमें जो हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, वो आपका विकल्प सी होगा। यानी दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं पाई जाती है, हमारे संविधान में नहीं पाई जाती है। जबकि दोहरी नागरिकता दोस्तों कहाँ पाई जाती है? यह अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है और स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, हमारे देश में नहीं पाई जाती है। तो इसमें विकल्प आपका सी सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, जबकि दूसरा कथन है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है, किंतु अंतिम बिंदु राज्यों के पास है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है दोस्तों इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 और कथन 2 में से कौन से कथन सत्य हैं, यही आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। दोस्तों जो पहला कथन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है 3 प्रकार का किया गया है। 7वीं अनुसूची में, तो उसमें से जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसका वर्णन नहीं है, जैसा कि आज संघ सूची का विषय है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो जिसका वर्णन नहीं है उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो उन शक्तियों का जो अधिकार है कानून बनाने का वो केंद्र के पास है। तो इसलिए विकल्प हमारा जो है कथन 1, विकल्प नहीं कथन 1 हमारा सही है। जबकि दूसरा कथन दिया गया है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है, किंतु अंतिम बिंदु राज्यों के पास है। दोस्तों समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों पर है। दोस्तों किस पर है? दोनों के पास है, किंतु अंतिम बिंदु जो है राज्यों के पास है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी आपने पहले ही आप कथन में पढ़े कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, और यहाँ पे राज्यों के पास कह रहा है। अवशिष्ट शक्तियां तो केंद्र के पास है, इसलिए यह जो सेकेंड पार्ट दिया गया है कथन 2 का, ये गलत है। इसलिए आपका कथन 2 गलत होगा, कथन 1 आपका सही होगा। दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां हैं
वो केंद्र के पास है, जबकि आप अमेरिका में देखेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है। कहाँ पे है? राज्यों के पास है। इसलिए जो हमारा कथन 1 है सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों कथन 1 सत्य है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही होगा। सही कथन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। पहला कथन है कि लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में न्यायपालिका शक्तिशाली और राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है। दोस्तों पहला जो कथन है कि लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदीय। तो अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है दोस्तों, उसमें न्यायपालिका क्या होती है? शक्तिशाली होती है और उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और वहाँ का वास्तविक जो प्रधान है वहाँ का राष्ट्रपति है, यानी जो बाइडेन है। जबकि हमारे यहाँ अपने यहाँ में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। और वहीं आप देखेंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली में आपका राष्ट्रपति होता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से दोनों विकल्प सही हैं, यानी लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो होता है यहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है और राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए विकल्प कथन 2 भी आपका सही है। और आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसमें कथन जो विकल्प सी है, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है, इसलिए विकल्प सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, कथन है। दोस्तों आपको बताना है कि यह कथन किसका है। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। कौन कौन? कि ग्रेनविन ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी ह्यूयर और डी बसु। तो इसमें से बताना है कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है किसका कथन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेनविन ऑस्टिन। ग्रेनविन ऑस्टिन का कथन है कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। जबकि आइवर जेनिंग्स कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान का। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह आवश्यकता से ज़्यादा कठोर है। क्या है? आवश्यकता से ज़्यादा कठोर है। जबकि केसी ह्यूयर कहते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले का बेहतर समन्वय है। कठोर और लचीले का बेहतर समन्वय है। जबकि डी बसु जी कहते हैं क्या? डी बसु कहते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता का अद्भुत समन्वय है। तो इसमें जो विकल्प होगा दोस्तों कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, यह ग्रेनविन ऑस्टिन का कथन है, तो इसमें विकल्प ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।